तो हिस्ट्री जाननी है तो एक तरीका तो यह है कि गवर्नमेंट के जो पहले राजाओं के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो पढ़ लो, उनसे पता चलता है। या राजाओं के टाइम की कोई किताब लिखी हुई है वो देख लो। डॉक्यूमेंट्स का तो यह है कि वो राजा ने ही तैयार करवाए तो जानकारियां थोड़ी ज्यादा है। किताबों में हो सकता है कोई राजा के दरबार में रहने वाले ने लिख दी, या राजा के दरबार से बाहर वाले ने भी लिख दी। ये भी जरूरी नहीं उसने हिस्ट्री की किताब लिखी, हो सकता है उसने किताब तो धर्म की लिखी हो लेकिन बीच में उसमें हिस्ट्री की बातें आ गई होगी। एक होता है आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक, जमीन को खोद के, कि भाई जो बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसकी तो किताबें भी नहीं है अपने पास, उसके तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है अपने पास, उसको जानने का अपना तरीका क्या होना चाहिए? तो उसको जानने का तरीका क्या बचता है? आर्कियोलॉजी। क्या बचता है? आर्कियोलॉजी। मतलब जमीन की खुदाई करो, जमीन की खुदाई के अंदर जो मिलता है उसके आधार पर एक तो ये पता लगाओ कब का है, तो टाइम डिसाइड होगा कि कितनी पुरानी चीज है। यदि कितनी पुरानी चीज है ये डिसाइड होगा तो पता चलेगा इतने पुराने टाइम में यहाँ पर लोग रहते थे, इन इन चीजों का प्रयोग करते थे। और दूसरा उनकी सामाजिक धार्मिक स्थिति का पता चलेगा। यदि कहीं से शिव जी की मूर्तियां मिल रही है इसका मतलब वहां पे शिव जी को मानने वाले लोग हैं, कहीं से विष्णु जी की मूर्तियां मिल रही है तो वैष्णव लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर, तो इस प्रकार की चीजें मिलेगी। या आर्कियोलॉजी में आते हैं पुराने अभिलेख। अभिलेख भी सीधा सीधा तो कोई है नहीं कि भाई किताब और आर्काइवल की तरह पढ़ा तो है नहीं। किसी एक मंदिर के बाहर कोई एक पट्टी लगी हुई, उस पट्टी पर क्या लिखा वो पढ़िए आप, वो भी अपने आप में क्या आर्काइवल। ये सब आर्काइवल चीजें हैं, सॉरी आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं जो पुराने इतिहास की हमें जानकारी देती है। अंग्रेज जब अपने देश के अंदर आए थे तो बेसिकली अंग्रेजी के अंग्रेजों से पहले जैसे अपने देश के अंदर आया था वास्को डी गामा, पहला यूरोपियन जो इधर इंडिया की तरफ आया था आधुनिक काल में, वो कौन था? अपना वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब इंडिया आया था तो उसके दिमाग में ये था कि दुनिया में दो धर्म है बड़े तौर पर, एक तो ईसाई और एक इस्लाम। कौन कौन से दो? ईसाई तो खुद थे, इस्लाम के साथ उनकी लड़ाइयां वड़ाइयां चल रही थी, अरब वालों के साथ लड़ाइयां चल रही थी, तो इस्लाम के बारे में जानते। इस्लाम के बारे में भी मोटा मोटा उनको ये पता था कि वो सिर पे टोपियां रखते हैं, अरब के लोग सिर पे टोपी रखते थे। वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो उसको टोपी वाला एक ही नहीं दिखा, तो उसको पता चला कि भारत के अंदर इस्लाम तो नहीं है, तो फिर दूसरे कौन है? ईसाई। तो उसने प्रारंभ में यह सोचा कि भारत के अंदर ज्यादातर ईसाई रहते हैं, तो उसने बाकायदा लेटर लिखा और लेटर लिख के कहा कि भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन है? ईसाई। पर ये रास्ता भटक गए, है ना, ये रास्ता भटके हुए लोग हैं, ये ज्यादा जानते ईसाई धर्म के बारे में नहीं है, तो ईसाई, पर इनकी पद्धतियां चेंज हो गई। जैसे क्राइस्ट को मानते हैं, किसको मानते हैं? क्राइस्ट, ईसा मसीह को क्राइस्ट बोलते हैं, तो क्राइस्ट को मानते हैं। ये मदर मेरी को मानते हैं और मदर मेरी की पूजा करते हैं। बस ईसाई धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता, और इन लोगों ने क्या करनी शुरू कर दी? मूर्ति पूजा। वो तो फिर अपने वालों ने वास्को डी गामा को समझा कि तेरा क्राइस्ट नहीं है, कृष्ण है। हम सारे दिन कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, तेरे समझ में है कि क्या करते रहते हैं? ईसा मसीह की जो माता थे उनका नाम था मदर मेरी, तो उन्होंने कहा हम मदर मेरी को नहीं मानते, ये मदर तेरी नहीं है, हमारी है, और हमारी वाली मदर का तुम्हारी वाली मदर से कोई लेना देना। तुम यो मदर मेरी के बारे में कहते हो, मदर मेरी दया, करुणा, सहानुभूति उसका सिंबल है, हमारे वाली झटके करती है, झटके वैसा। बकरे नहीं पाडे काटते हैं, पाडे। हमारे ये नहीं है वैसा भी, पापियों का संहार करने वाली उस प्रकार की देवियां हमारे थे यहाँ पर। तो उनके समझ में आया कि भारत में अन्य धर्म भी है। अन्य धर्म कौन सा? हिंदू। फिर उनको धीरे धीरे और पल्ले पड़ी कि यार यहाँ पर तो जैन भी है, यहाँ पर तो बौद्ध भी है, यहाँ पर तो सिखिज्म भी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर तो मुसलमान भी है। तो धीरे धीरे यूरोपियंस एक धर्म से बड़े प्रभावित हुए, वो धर्म था बौद्ध। तो कौन सा था? क्योंकि दुनिया में ईसाई और इस्लाम के बाद यदि कोई तीसरा धर्म फला फूला तो वो कौन सा है? ईसाई और इस्लाम के फलने फूलने के पीछे, उनके विस्तार होने के पीछे, लोगों को अधिक मानने के पीछे एक बड़ा कारण माना गया राजा, कि मैं राजा हूं। मैं यदि मुसलमान हूं तो मैंने मेरे पब्लिक को कहा कि आज के बाद तुम भी सब कुरान पढ़ोगे तो पब्लिक भी पूरी क्या होगी? यह था राजा। मैंने इधर वाला देश जीत लिया तो इनको भी क्या बना दिया? मुसलमान। ये कई ईसाइयों के बारे में था, जहां जहां उनका कब्जा हुआ वहां वहां की जनता को उन्होंने अपने धर्म के अंदर कर लिया। तो यूरोपियंस को यह लगा कि यार बुद्धिज्म भी ऐसे ही फैला होगा, कि एक बौद्ध राजा होगा, तलवार लेके निकला होगा, जीता होगा, जीतने के बाद कहा भाई साहब बौद्ध बन रहा है कि नहीं बन रहा? पर अपने वालों ने कहा कि नहीं भाई साहब, बुद्धिज्म का तो मुख्य सिद्धांत है अहिंसा, और वो हिंसा में विश्वास है। तो साहब बुद्धिज्म कैसे फैला? ये तो आपका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, ताइवान, कोरिया, मंगोलिया, सब देशों के अंदर बुद्धिज्म पड़ा। ये कहां से आया आपका? तो कहा साहब कोई इंटेलिजेंट बंदा था, उसने एक बुक ली, बुक लेके गया वो चाइना, और चाइना वालों ने जाकर देखो बुक में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। जिन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी वो लोग क्या बन गए? बुद्धिस्ट। ये तो पढ़ाई के दम पर आगे फैला है। और यूरोपियंस को या अंग्रेजों को इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है, यार किसी बंदे ने ऐसी क्या बातें बोली कि उसकी बातें पूरी दुनिया मानने लग गई। ऐसी क्या बातें बोली कि उसके देश को छोड़ के बाकी लोग भी उन बातों को मानने लगे, उनको फॉलो करने लगे। तो उनका यार भगवान बुद्ध के बारे में जानते। और वह बंदा जिसको इस बारे में सबसे अधिक मजे आ रहे थे वो अलेक्जेंडर का निगम है। वो कौन है?
तो उसने कहा भाई बताओ भाई भगवान बुद्ध तुम्हारे पैदा कहाँ हुए थे? हमने कहा भाई लुम्बिनी। उनका लुम्बिनी खोदो। और तो भगवान बुद्ध का कैसे पता लगाए? तो लुम्बिनी खोद दिया। कहाँ मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, खोद दो। कहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? कि बोध गया। कहां पर पहला उपदेश दिया था? कि सारनाथ। कहां पर लंबा समय बिताया था? कि श्रावस्ती। और कहां गए थे? कि वैशाली। तो जहां जहां वो गए, जहां जहां वो रहे, उन सब जगह की खुदाई करनी शुरू कर दी। और अलेक्जेंडर कनिगम के साथ एक दिक्कत और थी। अलेक्जेंडर कनिगम ने टाइम डिसाइड नहीं किया ज्यादा। उसको कोई भी चीज मिली भारत के अंदर, उसने कहा कि ये तो बुद्ध धर्म की है। किसकी है? अब मान लो उसको ऐसा कोई लाल धागा मिल गया कहीं पर, उसने लिख दिया अपनी बुक में, भारत में बौद्ध धर्म के लोग हाथों में लाल रंग का धागा बांधते थे। उसको यदि कोई ऐसा पेन मिल गया तो उसने कहा भारत में बौद्ध धर्म के लोग पेन का प्रयोग भी करते थे। तो सारी चीजों को बुद्धिज्म से जोड़ के चला गया था। अलेक्जेंडर कनिगम इतना दीवाना था भारत के बारे में जानने के लिए कि उसने इंग्लैंड की सरकार को कहा मुझे रुपए दो, मैं यहाँ खुदाई करवाऊंगा, आर्कियोलॉजी की शुरुआत करूंगा। अंग्रेज बाणिया आदमी, पैसे कमाना उनका काम, उनका खुदाई करने से पैसे मिलेंगे? उसने कहा मिलेंगे नहीं, लगेंगे। तो कहा फिर तेरे को पैसे हम देंगे नहीं। तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच बाच की खुदाई करके यहाँ पे दोस्तों से उधार मंगवा लिए उसने कि भेजो थोड़ा भारत में खुदाई करवानी है। तो जिन जिन दोस्तों से पेटीएम करवा सकता था सबसे करवाई भाई साहब उसने। फाइनली उसको यहां से जाना पड़ा। 1904 के आसपास भारत में गवर्नर जनरल काम कर रहा था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन ने एक डिपार्टमेंट बना दिया पूरा। उस डिपार्टमेंट का नाम था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या बना दिया? और उसने कहा हर साल डिपार्टमेंट को सरकार पैसे देगी, पता लगो क्या है क्या नहीं है। डिपार्टमेंट बन जाता है, पैसे भी मिलने लग जाते हैं, पर डिपार्टमेंट में जब तक ढंग का अफसर नहीं आए तब तक डिपार्टमेंट गति पकड़ता। डिपार्टमेंट को फायदा ये हुआ कि 1920 वाले दशक में डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छा अफसर आया, उसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल एक दिन अपने डिपार्टमेंट में बैठे बैठे एक पुरानी फाइल पढ़ रहे थे। उस पुरानी फाइल पर जो नोटिंग की हुई थी, जो तारीख लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी 1856। क्या लिखी हुई है? बंदा 1920 में बैठ के पढ़ रहा है 1856 की फाइल। और उस 56 की फाइल में एक इंसिडेंट लिखा हुआ है। इंसिडेंट ये लिखा हुआ है कि हम दोनों भाई जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, कौन कौन? जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। कहां से कहां के बीच? भारत में पहली रेलवे लाइन बिछी बॉम्बे से थाने 1853, पहली रेल चली 1856 में लाहौर से कराची। हम दोनों भाई विलियम ब्रेंटन तथा जॉन ब्रेंटन जो कि इंजीनियर है, लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। हमें यहाँ पर रेलवे लाइन के नीचे लगाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। हमने मजदूरों से पूछा जो कि यहाँ के लोकलाइट्स है, उनसे पूछा कि हमें अच्छी और मजबूत ईंटें कहाँ मिलेगी। मजदूरों ने कहा कि हम जहां बना रहे हैं इसके पास एक नदी है, नदी के उस साइड में एक गांव है, उस गांव की मिट्टी जब हटाई जाती है तो नीचे ईंटें ईंटें पड़ी है। हमने कहा कि नहीं, हमें खूब सारी इंटेन चाहिए और पक्के इंटेन चाहिए। मजदूरों ने कहा सर जहां तक खूब सारी की बात है, हम पिछले कई वर्षों से उन ईंटों से अपने घर बना रहे हैं, अभी तक वो ईंटें समाप्त है नहीं तो खूब सारी। और जहां तक पक्की होने की बात है, एक बार सर प्लीज सर भिड़ा के देख लीजिए उसके, यदि सर फूट जाए तब तो पक्की मान ली जाए, और सर ना फूटे तो ईंट फूट जाए तो कच्ची मान ली जाए। और हम दोनों भाइयों ने जब वहां जाके ईंटें देखी तो वाकई बहुत पक्की ईंटें थी। उन ईंटों का प्रयोग हम लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने में कर। ये फाइल उन्होंने 1856 में लिख के भेज दी, लेकिन डिपार्टमेंट इनकी तरफ कोई ध्यान है। जॉन मार्शल को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, यार ऐसा कैसा हो सकता है किसी गांव के अंदर इतनी सारी ईंटें मिले, इतनी पक्की ईंटें मिले कि रेल उनके ऊपर से धड़धड़ाकर गुजर जाए और ईंटें टूटे ना। उन्होंने एक बंदे को भेजा कि जाओ उस गांव में जाकर पता लगाओ। उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी गए उस गांव में, उस गांव की ईंटों को, उस मिट्टी को हटाना शुरू किया। हटाते हटाते एक नॉर्मल आदमी ईंटें निकालना चाहेगा तो कहीं से किधर से मिट्टी हटा के निकाल लेगा। एक आर्कियोलॉजिस्ट था तो उसने लेयर हटाने शुरू किए। एक लेयर हटाई, दो लेयर हटाई, तीन लेयर हटाई, चार लेयर हटाई। फाइनली अचंभे का पारावार नहीं था जब 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक टाउन मिला पूरा का पूरा, जिसमें सारे के सारे मकान एक जैसे बने हुए थे। सारे के सारे मकान 2 मंजिला और 3 मंजिला थे। सारे के सारे मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। प्रत्येक मकान में एक रसोई, एक बाथरूम और एक कुआं बना हुआ था। सारे के सारे मकान एक सीध में थे। मकानों में सब में नालियां बनी हुई थी, नालियां पक्की ईंटों की थी। नालियों के ऊपर एकदम वो बंद की हुई नालियां थी, बीच बीच में छेद छोड़े गए थे ताकि वहां से कचरे निकाले जा सके। नालियां गांव के बाहर से एक बड़े नाले मिल रही थी, बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा था। प्रत्येक घरों के आगे गली में आगे सड़कें बनी हुई थी। सड़कें छोटी थी पर पक्की ईंटों की थी। सड़कें 90 डिग्री एंगल पर काट रही थी, बड़ी सड़क से जाके मिल रही थी। गांव पूरा चेस बोर्ड की तरह था। दयाराम साहनी ने भेजा जॉन मार्शल को कि साहब भयंकर चीज है। जॉन मार्शल ने कहा वेट एंड वॉच, बतानी नहीं किसी को बात, दबाया जाए यहीं पर।
ठीक अगले साल राखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे। उस बौद्ध स्तूप की खुदाई करते करते जब नीचे पहुंचे, उससे भी बड़ा गांव जो पिछले साल मिला था, 5 हेक्टर में फैली हुई एक बड़ी बस्ती, ठीक वैसी की वैसी बनी हुई थी। जो पहला गांव मिल रहा था उसका नाम था हड़प्पा, जो दूसरा गांव मिल रहा था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? जब ये दोनों गांव प्राप्त हुए तो बात ये थी कि गांव प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है, बात ये थी कि दोनों गांव एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? 375 किलोमीटर दूर के दो गांव एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर और जोधपुर सेम आर्किटेक्चर के हैं? क्या जोधपुर उदयपुर एक जैसे हैं? क्या उदयपुर अजमेर एक जैसे हैं? या अजमेर भरतपुर एक जैसा है? या भरतपुर बीकानेर एक जैसा है? नहीं, सब शहर सब गांव अपनी अलग अलग विशेषता लिए हुए, उनका आर्किटेक्चर उनका स्टाइल सब कुछ अलग अलग, फिर एक जैसे कैसे है? इसका मतलब उस समय कोई ना कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा जिसने कहा होगा सारे मकान एक जैसे बनाए जाए, जिसने कहा होगा सड़कें पक्की ईंटों की बनाई जाए, जिसने कहा होगा नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाए, जिसने कहा होगा प्रत्येक घर में रसोई बनाओ, प्रत्येक घर में बाथरूम बनाओ, प्रत्येक घर में अपना खुद का कुआं होना चाहिए। तो जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है। किस खोज करता है? पर जॉन मार्शल ये सब इसलिए कर पाया था, किसी बंदे ने इसकी शुरुआत कर दी थी। शुरुआत करने वाला बंदा था अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम जिन दिनों ये शुरुआत कर रहा था तो उसको लगा राजस्थान में भी किसी बंदे को भेजना चाहिए, और राजस्थान में जिस बंदे को भेजता उसका नाम था कार्लाइल। आप तमाम लोग जानते हो कि मनुष्य ने सबसे पहले किसी वस्तु का प्रयोग किया तो वो क्या थी? पत्थर। क्या थे? वह काल जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था उसको क्या कह सकते हैं? हम ये देखेंगे कि उस पाषाण काल में राजस्थान में कहां कहां लोग रहते थे और किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। क्या वो पाषाण काल के बाद भी वहां कंटिन्यू हुए थे या वहीं से डिसकंटिन्यू हो गए थे? ये भी हम देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आप कि मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग करता था तो क्यों करता था? किस लिए? आग जलाने के लिए। किसके लिए? आग ना, शिकार करने के लिए। किसके लिए करता था? ये थोड़ी है कि पहले दिन ही वो भाटे लेके निकला कि आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में। कौन कौन? अरे सामने आओ मेरे। मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना और पीना। खाना और पीना बेसिक नीड थी, इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों के किनारे रहा। किस किनारे रहा? भाई नदियों के पास रहेगा तो पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और खाने की टेंशन तो है। दुनिया में ज्यादातर धरती पर ज्यादातर जगह पर जंगल थे, इसलिए जंगल से उसे शिकार मिल सकते हैं। या तो वो घास फूस खाए या वो वाद्य पशुओं का शिकार करके खाए। जंगल में दोनों प्रकार के जानवर रहते हैं, शाकाहारी जानवर भी और मांसाहारी जानवर भी। वो जंगल में जानवरों को मारने के लिए जाता। जानवरों को मारे कैसे? तो फिर पत्थरों से मारे। पत्थर कहां से लाए? तो नदी के पास था, नदी पहाड़ों से आती, पहाड़ों से आती तो अपने साथ पत्थर लाती। नदी से जब पहाड़ से जब नदी में पत्थर गिरने लगते हैं तो बड़े होते हैं, पर वो चूंकि चूंकि पानी के साथ आते आते उस प्रवाह के साथ में धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। इसलिए उन गोल पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया, एक जगह रखना शुरू किया। अब वो उन गोल पत्थरों को लेके जाता और उनसे पशु का शिकार करके लेके आता। ऐसा होता कि उसने किसी हिरण को एक पत्थर मारा, किसी खरगोश को एक पत्थर मारा, या तो मर गया या वो घायल हुआ। घायल हुआ तो भी बेचारा आगे भाग नहीं सकता था, वो भाग के गया, उसने गर्दन मरोड़ी और उसको खा लिया। ऐसा कुछ उसका जीवन प्रारंभ के अंदर रहा होगा। कभी ऐसा हुआ है कि उसने किसी एक जानवर के पत्थर मारा है, पत्थर उसको लगा है, लगने के बाद पास की चट्टान से जाके भिड़ा है, और चट्टान से जाके भिड़ा तो चट्टान में रोक में आग लग गई। आग लग गई, वो जब अपने उस शिकार को, खरगोश को, हिरण को, जो कोई शिकार था उसको लेने के लिए गया है, आग तब तक जानवर पकड़ चुका था, इसलिए उससे पकड़ा नहीं गया। हीट महसूस हुई तो साइड में आग, उसको लगा ये क्या बला है, ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं था मैंने। वो इधर बैठा रहा, धीरे धीरे आग शांत हुई होगी, पास गया होगा। इस बार जब उसने उस जानवर को खाया होगा, ठीक लगा होगा, रोस्टेड था, तो उसको लगा यार ये बड़ा थोड़ा ठीक है। उस दिन उसने घास फूस भी खाई होगी आसपास की, ठीक लगी होगी, सीख गई थी, तो उसको धीरे धीरे अपने आप आग की खोज होगी। ये नहीं है कि वो यूं बाटे घुमाता ही घूमता था कि लो आग, कौन आग लगा रहे, आग दे रहा हूं मैं सबको। ऐसा नहीं था, आग की अचानक उससे खोज हो गई थी। बाकी पत्थरों का प्रयोग वो शुरुआत के अंदर शिकार के लिए कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? शिकार के लिए।